महाराष्ट्र की सियासत के एक बहुत बड़े नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुए करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। 28 जनवरी 2026 को बारामती में जो हुआ वो पहली नजर में एक दर्दनाक हादसा लगा। बिल्कुल। लेकिन अब ये मामला हादसे से कहीं ज्यादा एक उलझी हुई पहेली जैसा लग रहा है, जिसमें साजिश के गहरे शक और कई गंभीर सवाल हैं। आज हम इसी घटना से जुड़े सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया से और दूसरी एनडीटीवी से, उनमें ये सवाल उठाए गए हैं। हाँ, हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक परिवार के आरोपों और एक सरकारी जांच की प्रक्रिया के बीच सच कहाँ छिपा हो सकता है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि जांच की रफ्तार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये हादसा या हत्या वाला नैरेटिव ये कहाँ से आया, और सबसे अहम उस विमान के ब्लैक बॉक्स का सच क्या है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो हुआ उसे एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक लियरजेट 45 विमान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VT6, वो मुंबई से बारामती के लिए उड़ा। और इसमें अजित पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। हाँ, और दुख की बात है कि इसमें कोई नहीं बचा। बारामती में लैंडिंग से ठीक पहले विमान क्रैश हो गया। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि अजित पवार वहां जिला पंचायत चुनावों के प्रचार के लिए जा रहे थे। मतलब ये एक ऑफिशियल पॉलिटिकल दौरा था। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश बारामती एयरफील्ड के रनवे के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में हुआ। मतलब लैंडिंग के बहुत बहुत करीब थे वो। बिल्कुल, बहुत करीब। और जाहिर है इतने बड़े नेता की मौत के बाद जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आई होंगे। इसमें तो कोई देरी नहीं हुई होगी। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB और DGCA, नागर विमानन महानिदेशालय, हाँ DGCA, दोनों की टीमें उसी दिन 28 जनवरी को ही मौके पर पहुंच गई थी। उसी दिन? हाँ, यहां तक कि AAIB के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने खुद अगले दिन घटनास्थल का दौरा किया। तो कागज पर देखें तो प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से और तेजी से शुरू हुई। तो फिर गड़बड़ कहां से शुरू हुई? अगर जांच सही समय पर शुरू हो गई तो ये देरी और साजिश की बातें क्यों होने लगी? यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अजित पवार के बेटे और विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर कुछ कहा। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट था। दुर्घटना के ठीक 20 दिन बाद 17 फरवरी को रोहित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट किया। 20 दिन बाद? जी। उन्होंने सीधे सीधे जांच की धीमी रफ्तार पे सवाल उठाया और पूछा कि ये देरी महज एक संयोग है या फिर जानबूझकर की जा रही है। उन्होंने तो सिर्फ देरी पर ही सवाल नहीं उठाया, उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, ये हादसा था या हत्या? एक मौजूदा विधायक जब हत्या जैसा आरोप लगाता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। जब आप हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप जांच एजेंसियों पर भारी दबाव बना देते हैं। सही बात है। अब उन्हें सिर्फ हादसे का कारण नहीं बताना, बल्कि हर हाल में किसी भी साजिश की आशंका को सिरे से खारिज भी करना होगा, जो कि ज्यादा मुश्किल काम है। कहीं ज्यादा मुश्किल। उन्होंने अपनी पोस्ट में VSR कंपनी का भी जिक्र किया, जो एक इशारा था कि शक की सुई किसी खास तरफ है और ये देरी सबूत मिटाने का मौका दे सकती है। मतलब ये सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं है, ये एक सियासी बयान भी है जिसके गहरे मायने हैं। बिल्कुल। इस एक पोस्ट ने पूरी बहस को तकनीकी खराबी से हटाकर राजनीतिक साजिश पर ला दिया। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले 2 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका मतलब है कि वो इस मुद्दे को और हवा देने वाले हैं। जब पीड़ित का परिवार ही जांच पर भरोसा ना करे और हत्या का शक जताए तो आम जनता के मन में शक पैदा होना स्वाभाविक है। रोहित पवार का ये आरोप कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, वो सीधे सीधे उस एक चीज पर उंगली उठाता है जो किसी भी विमान हादसे की सच्चाई बता सकता है, ब्लैक बॉक्स। तो चलिए समझते हैं कि इन दावों के बाद ब्लैक बॉक्स की असल कहानी क्या है। क्या वो सच में डैमेज हो गया है? हाँ, और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा पेचीदा है। रोहित पवार के आरोपों के बाद AAIB को एक ऑफिशियल बयान जारी करना पड़ा, जिसका जिक्र NDTV की रिपोर्ट में विस्तार से है। ओके। सबसे पहली और अहम बात यह है कि विमान में एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्डर थे। 2 रिकॉर्डर? ये तो अच्छी बात है, मतलब जानकारी मिलने की संभावना डबल हो गई। हाँ, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR
और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। लेकिन AIB ने यह भी साफ किया है कि क्रैश के बाद विमान में जो आग लगी उसकी तेज गर्मी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से दोनों ही रिकॉर्डर्स को काफी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, तो रोहित पवार की आशंका कि ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ है वो तो सही थी फिर? वो पूरी तरह से सही थी। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। AIB कह रहा है कि बॉक्स डैमेज हो गया, लेकिन फिर जांच का आधार क्या बचा? हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है कि अगर ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ तो सब खत्म। क्या कोई डेटा रिकवर हो पाया है? यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। AIB के बयान के मुताबिक जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, मतलब DFDR, हाँ, उससे सारा डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है। अरे वाह। ये रिकॉर्डर L3 कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी का बना था और अच्छी बात ये रही कि AIB की अपनी लैब में ही इसका डेटा निकाल लिया गया। अच्छा, तो मतलब विमान की तकनीकी जानकारी, जैसे उसकी स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, पायलट ने कौन सा कंट्रोल कब इस्तेमाल किया, ये सारी जानकारी अब जांचकर्ताओं के पास है। हाँ, सब कुछ। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जांच की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो दूसरा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उसकी कहानी अलग है। ओके। वो हनीवेल कंपनी का है और उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उससे डेटा निकालने की कोशिश अभी भी चल रही है। मतलब उसके लिए विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, खासकर उस देश के जहां ये रिकॉर्डर बना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोहित पवार की आशंका कुछ हद तक सही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। सही। एक रिकॉर्डर से डेटा मिल चुका है, ये सबूत मिटाने वाली थ्योरी को थोड़ा कमजोर तो करता है ना? हाँ, एक नजरिए से देखे तो हाँ, क्योंकि अगर सबूत मिटाने ही होते तो फिर ये डेटा कैसे रिकवर होता? लेकिन अगर कोई साजिश की थ्योरी को हवा देना चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि जानबूझकर सिर्फ तकनीकी डेटा जारी किया गया। अच्छा। जबकि असली राज यानी CVR में पायलटों की बातचीत को छुपाया जा रहा है या उसके डैमेज होने की बात कही जा रही है। ये भी एक एंगल है। तो ये डेटा जांच को आगे भी बढ़ाता है और शक को पूरी तरह खत्म भी नहीं करता। मतलब CVR से डेटा मिलना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि DFDR ये तो बता देगा कि प्लेन के साथ क्या हुआ, लेकिन CVR ही ये बता सकता है कि प्लेन उड़ा रहे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी आखिरी बातचीत। हाँ, आखिरी बातचीत वही बता सकती है कि कोई बाहरी दबाव था, कोई इमरजेंसी थी या कुछ और। बिल्कुल सही। CVR के बिना कहानी का जो इंसानी पहलू है वो हमेशा गायब रहेगा। और जब तक वो डेटा नहीं मिलता तब तक साजिश की कहानियों को और बल मिलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ रोहित पवार के सनसनीखेज आरोप है और दूसरी तरफ अधिकारियों का पक्ष। वो इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या वे बस ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इंतजार कीजिए? उनका पक्ष काफी सीधा और प्रक्रिया पर आधारित है। AIB ने अपने बयान में बार बार ये कहा है कि जांच तय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हो रही है। अच्छा, मतलब प्रोसीजर के हिसाब से। हाँ, उन्होंने साफ तौर पर एयरक्राफ्ट जांच के नियम 2017 और ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रोटोकॉल का हवाला दिया है। उनका संदेश साफ है, हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, अटकलों पर ध्यान न दें। और यहीं पर वो टकराव साफ दिखता है। अधिकारियों के लिए जो तय प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो रोहित पवार और शायद आम लोगों के लिए जानबूझकर की जा रही देरी है। बिल्कुल। खासकर इतने हाई प्रोफाइल मामले में जब 3 हफ्तों तक कोई शुरुआती रिपोर्ट या कोई ठोस अपडेट नहीं आता तो एक खालीपन पैदा हो जाता है। हाँ, और उस खालीपन को अटकलें और साजिश की कहानियां ही भरती हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए क्लासिक दुविधा है। एक तरफ उन्हें एक गहरी, सबूत आधारित और वैज्ञानिक जांच करनी होती है जिसमें समय लगता है। ऐसी जांच में हड़बड़ी करने से गलत नतीजे आ सकते हैं। और दूसरी तरफ जनता और मीडिया का दबाव होता है कि तुरंत जवाब दिए जाएं। हाँ, AIB की ये अपील कि अटकलें लगाने से बचें, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये अपील ज्यादा काम नहीं करती। और क्या हमें ये पता है कि इस तरह की जांच में आमतौर पर कितना समय लगता है? क्या 20-21 दिन वाकई में एक देरी है? देखिए, एविएशन इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से देखें तो 20 दिन कुछ भी नहीं है। अच्छा। गंभीर हादसों की फाइनल रिपोर्ट आने में 1 से 2 साल तक लग जाते हैं। 1 से 2 साल? हाँ, लेकिन हाँ, एक शुरुआती या प्राथमिक रिपोर्ट कुछ हफ्तों या महीनों में आ जानी चाहिए। तो तकनीकी रूप से ये कोई असामान्य देरी नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में 20 दिन की चुप्पी बहुत लंबी महसूस हो सकती है और इसे देरी के तौर पर पेश करना आसान हो जाता है। तो
संक्षेप में देखें तो स्थिति ये है, एक दर्दनाक विमान हादसा जिसमें महाराष्ट्र के कद्दावर नेता की जान चली गई, और ये मामला अब परिवार के हत्या जैसे गंभीर आरोपों की वजह से पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी कह रही है कि प्रक्रिया का पालन हो रहा है, लेकिन उस पर धीमी गति और जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उसके एक हिस्से DFDR से महत्वपूर्ण तकनीकी डेटा हासिल कर लिया गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। अब सारी उम्मीदें इसी डेटा के विश्लेषण और CVR से मिलने वाली किसी भी संभावित जानकारी पर टिकी हैं। बिल्कुल। विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या पायलट की गलती थी, मौसम खराब था, या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है कोई साजिश थी। इन सभी सवालों के जवाब शायद उसी डेटा में छिपे हैं। बिल्कुल। जांचकर्ताओं के लिए चुनौती सिर्फ दुर्घटना के कारण का पता लगाना नहीं है, बल्कि अपनी जांच को इतना पारदर्शी और पुख्ता बनाना भी है कि वो हर तरह के शक और आरोपों का जवाब दे सके। मतलब सिर्फ सच खोजना नहीं है। नहीं, उन्हें यह भी साबित करना है कि उन्होंने जो खोजा है वही पूरा सच है। इस केस में रिपोर्ट का विश्वसनीय होना उतना ही जरूरी है जितना कि रिपोर्ट का आना। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जांच अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मामला एक ऐसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती से जुड़ा हो और हत्या जैसे संगीन आरोप लग रहे हों, तो क्या कोई भी जांच अपने आसपास के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह अछूती रह सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जनता एक आधिकारिक तकनीकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता को एक भावनात्मक और सनसनीखेज साजिश की कहानी के सामने कैसे तौलती है, खासकर जब उस कहानी को पीड़ित का अपना परिवार ही हवा दे रहा।